संगठन के पदाधिकारियों ने विस्तार से आप लोगों के सामने बातें रखी है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बातें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। जहाँ तक तीनों भी सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया, सिर्फ संगठन की ओर से आज के कार्यक्रम में वामन मेश्राम साहब अध्यक्षता करने के लिए आने वाले थे। कुछ कारणवश मेश्राम साहब पहुंच नहीं पाए, तो प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा गया, तो उनका मैसेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जितनी भी समस्याएं यहाँ पर बताई गई और उसका समाधान भी बताया गया, जो भी पॉलिसी आप लोगों के सामने रखी गई, जो भी स्कीम आप लोगों के सामने रखी गई कि किस प्रकार से सरकार मिशन के तौर पर, एक अभियान के तौर पर ये सारी चीज़ें अमल में ला रही है। तो साथियों, ये जितनी भी जो समस्या है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे समाज में चल रही है, एक बात हम सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट अगर समाप्त हो रहे, खत्म हो रहे, चाहे वो निजीकरण के द्वारा हो, इन सारी समस्याओं का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था देश चलाने की यंत्रणा हो, जिसको हम लोग शासन व्यवस्था कहते हैं, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, तो लोगों को क्या लगता है ये रोजगार से संबंधित है, ये आर्थिकता से संबंधित है, ये पैसों से संबंधित है, ये जिंदगी से संबंधित है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। बेरोजगार इसलिए बनाया जाता है ताकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो विधेय पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रचार प्रसार माध्यम है, ये जो देश चलाने की यंत्रणा है, तो इस व्यवस्था से वंचित रखने का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम। अगर आप निजीकरण ले, समाज को क्या लगता है निजीकरण की वजह से नौकरियां समाप्त हो रही है। अब समाज को क्या लगता है निजीकरण की वजह से हमारे बाप का क्या जा रहा है, और निजीकरण से कर्मचारी परेशान है। समाज को क्या लग रहा है हमारे बाप का क्या जा रहा है, मेरा बेटा तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा बेटा तो घर में है, खेती का काम कर रहा है। और कर्मचारियों को क्या लगता है कि अरे साला नौकरियां समाप्त हो रही, नौकरी जा रही है। जो बात वेताल साहब ने आप लोगों को बताई और मायाशंकर कौशल जी ने भी आपको एक बात, अहम बात बताने की कोशिश की। मैंने ज़्यादा लोगों का स्पीच सुना नहीं क्योंकि मैं तो लेट आया। उन्होंने एक बात बताने की कोशिश की कि जब कर्मचारी अधिकारी के ऊपर जब कोई समस्या आती है तो कर्मचारी चिल्लाता है। अधिकार और नौकरी में अंतर क्या है? क्या हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को इस बारे में जानकारी है? एक अधिकार होता है, एक नौकरी होती है। नौकरी बचाना चाहते हो, लेकिन अधिकार बचाना हमारे लोग नहीं चाहते। जिस अधिकार की बदौलत नौकरी मिली, नौकरी बचाने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं,
लेकिन जिस अधिकार की बदौलत नौकरी मिली, वो अधिकार बचाने के लिए हमारे समाज का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है प्रयास नहीं करता है। अधिकार सुरक्षित रहेगा तो नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस बात को सभी बुद्धिजीवी लोगों ने खास करके ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आज वर्तमान में जिस व्यवस्था के विरोध में हम लोग लड़ना चाहते हैं, उस व्यवस्था की साइकोलॉजी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, दुश्मन का कैरेक्टर हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, दुश्मन का कैरेक्टर क्या है कि दुश्मन संख्या में अल्पसंख्यक है लेकिन शासक बना हुआ है, और हम लोग संख्या में बहुसंख्य है लेकिन गुलाम बने हुए हैं। अब जो संख्या में अल्पसंख्यक है, शासक बना हुआ है, अभी से नहीं, हजारों सालों से शासक बना हुआ है। वो दो हथियारों का इस्तेमाल करता है। पहला हथियार है विभाजन, जिसकी वजह से हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा नहीं होते। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था में किया, हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था में 6743 जातियों के टुकड़े बनाए। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं बल्कि बांटे हुए लोग हैं। तीसरा विभाजन सचूत अछूत बनाया। दुनिया में जानवर छूने लायक, भारत में इंसान अछूत। स्त्री दास्ता लाई और एक समूह को हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया। जो ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से जिनको हजारों सालों से वंचित रखा, जिनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो आदिवासी समाज। ये जो विभाजन, जो उनका हथियार है, ये विभाजन की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं आ रहे हैं। और जो भी लड़ाई हमारा समाज लड़ रहा है, वो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो प्राइमरी टीचर की समस्या हो, चाहे प्रोफेसर की समस्या हो, चाहे डॉक्टरों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे किसानों की हो, ये जितने भी समस्याएं, चाहे विद्यार्थियों की हो, युवाओं की हो, बेरोजगारों की हो, अपने अपने स्तर पर आइसोलेशन में हमारा समाज लड़ाई लड़ रहा है। ब्राह्मण का एक कैरेक्टर बताता हूं। ब्राह्मण आइसोलेशन में कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता। ब्राह्मण ऑर्गेनाइज वे में हमको गुलाम बनाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही कन्याकुमारी के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। जैसे गुजरात के लोगों को गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही बंगाल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। उसका तरीका एक है, ऑर्गेनाइज है। और हम लोग 6743 जातियों के टुकड़ों में एक तो बांटे हुए हैं, और ऊपर से लड़ाई जो है हम लोग अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, आइसोलेशन में रहकर लड़ रहे हैं। इस वजह से जो संगठित शक्ति का निर्माण होना चाहिए, जिस शक्ति की वजह से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, वो शक्ति का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के द्वारा है, प्रोटान के द्वारा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इसी आगरा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी खंत व्यक्त की थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यह खंत व्यक्त की थी दुनिया का पढ़ा लिखा व्यक्ति, और आज उस आगरा से ये पहल हो रही है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को जगाने की। उनको इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है कि आइसोलेशन में कोई भी लड़ाई लड़ने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हमारी लड़ाई विफल होने वाली है, सफल होने वाली नहीं है। सफलता के लिए दुनिया में 3 चीजें दुनिया के लोगों ने दी है कि एक, शक्ति संगठन की होनी चाहिए, समर्थन जनता का होना चाहिए, दावपेच नेतृत्व के होने चाहिए। साथियों, हमारे समाज की हमारे लोगों की समस्या समाज में है, और संगठन हमारे डिपार्टमेंट में बने हुए हैं।
ये जो समस्या हमारे समाज के सामने है, ये समाज की समस्या है। लेकिन संगठन जो है हम लोग डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में कर्मचारी नहीं था, शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो कर्मचारी तो दूर की बात थी, कर्मचारी नहीं था। यह संविधान की बदौलत कर्मचारी निर्माण हुआ, संविधान महापुरुषों की आंदोलन की बदौलत निर्माण हुआ, और अभी तक संविधान लागू होने से जो अधिकार हमारे समाज को मिले उनमें से सिर्फ 20% क्रीम क्लास गांव देहात से शहर में आया। शेड्यूल कास्ट 15% है, शासन प्रशासन में 11.9%, आदिवासी 7.5% है, शासन प्रशासन में 4.3%, ओबीसी 52% है, शासन प्रशासन में 5.2%, और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान करीबन 10.5% है, और शासन प्रशासन में सिर्फ 1.5% है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जिस समाज को अधिकार नहीं था उस समाज को अधिकार मिला, वो भी 20% क्रीम क्लास शहर में आया। जो 20% क्रीम क्लास शहर में आया, क्या 80% जो गांव देहात में अनपढ़ अशिक्षित, जिस गांव में जिस मोहल्ले